आइए आप लोग को बताते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जैव विकास के बारे में। तो जैव विकास है क्या? बेसिकली जैव विकास में ये बताया गया कि जीवों के क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों के क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। तो हुआ यूँ, जैसे कि उसमें कई वाद हैं, जैसे सृष्टिवाद है, तो बाइबल का अपना अलग कहना है, और अपना जो है जो वेदों का बात है उनका कहना अलग है, जो अलग अलग ग्रंथों का अपना अपना मत है। लेकिन उस समय के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जैसे अरस्तु, जिन्हें कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि ये वैज्ञानिकों में ये बात चल रही थी कि भाई आखिर जो जीव है, आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहला जो नियम दिया गया वो दिया गया आजीवात्वाद। आजीवात्वाद जीवोत्पत्ति। तो उसमें ये बताया गया कि जो जीव उत्पन्न हुए हैं वो निर्जीवों से हुए हैं। लेकिन अगर आज के इस दिशा में, अगर आज के इस परिवेश में अगर लोगों को बताया जाए कि जीवों का विकास निर्जीवों से हुआ, तो वो थोड़ा सा मिथक लगेगा ना, थोड़ा सा हंसी का पात्र बनेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों ने बताया, तो उसमें से एक वैज्ञानिक थे वान हेलमॉन्ट। कौन थे? वान हेलमॉन्ट। तो वान हेलमॉन्ट का कहना था कि जो जीव बने हैं वो निर्जीवों से बने हैं, ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि गेहूं की बाली और भीगी हुई कमीज दोनों का अगर हम इकट्ठा जो है अगर उन्हें लपेट कर रख देते हैं तो 21 दिन के बाद उसमें से चूहे निकल जाएंगे। और सबसे ताज्जुब की बात है कि उसमें अरस्तु ने भी उनका सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते क्यों ना, क्योंकि उस समय तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या करें, जो उन्होंने बताया उन्होंने माना। और ये हुआ कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो निर्जीवों से हुई। बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि कीचड़ से मछली बन गई है, मगरमच्छ बन गया, घड़ियाल बन गया, ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन वास्तविक में ये सच्चाई नहीं थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में इतनी जानकारी नहीं थी लोगों को। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस रेड्डी। फ्रांसिस रेड्डी का ये कहना था कि जो उत्पन्न हुए हैं जरूर, लेकिन निर्जीवों से नहीं हुआ है। कोई भी जीव वो निर्जीवों से उत्पन्न नहीं हो सकता है। वो किस में उत्पन्न होगा? सजीवों से ही उत्पन्न होगा। तो उसके बाद उनसे कहा गया भैया कि ऐसा करिए कि आप प्रूव करके बताइए कि कैसे, मतलब आप इतने बड़े वैज्ञानिक का जो है कि अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिक वाल हेलमॉन्ट की आप जो है विरोध कर रहे हैं, तो इसको प्रूव करके बताइए क्या बात सही है, जीवों का उत्पन्न कैसे हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि एक मछली का टुकड़ा लिया और उसे पानी में उबाल दिया, और इतना उबाला कि उसके अंदर उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया थे वो क्या हुए? ख़त्म हो गए। और उन्होंने 3 जार के डिब्बे लिए। तो 3-4 के जार के डिब्बे लिए और उन डिब्बों में मछली का एक एक टुकड़ा जो है डाल दिया। देख रहे हो ना वैज्ञानिक प्रयोग। अब उस बात को सिद्ध करके बताना जो था, तो 3 डिब्बे लिए, तो तीनों में एक एक मछली का टुकड़ा डाल दिए। जब तीनों में एक एक टुकड़ा मछली का टुकड़ा डाल दिए तो एक को तो खुला छोड़ दिया, दूसरे को पार्चमेंट पेपर से उसको जो है कि मखमल के कपड़े से ढक दिया, और तीसरे को एकदम बिल्कुल लॉक कर दिया। और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि जो खुला है उसमें तो कीड़े पड़ गए, हालांकि खुला ही था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे वाले में जो मखमल का कपड़ा जो लगा था, जो मलमल का कपड़ा लगा था, उस पर कुछ लार्वा तैरते हुए दिखाई दिए। लेकिन तीसरे में एक भी जीव उत्पन्न नहीं हुए। तो उन्हें लगा कि हमने जो है सिद्ध कर दिया कि भाई जो जीवन है वो कभी भी निर्जीवों से नहीं आ सकता है। तो सिद्ध हो गया, तो शायद खंडन तो हो गया। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने उनका विरोध किया, कहा कि आप ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं वो कहने में सही है, लेकिन जहाँ पर वायु होगी नहीं तो वहाँ पर जीवन कैसे होगा? आपने तीसरे जार को एकदम बिल्कुल लॉक करके रखा था, तो जब उसमें वायु नहीं हुई तो जीवन कहाँ से उत्पन्न होगा? और शायद ये सोचने वाली बात है ना। अगर वायु नहीं होगी तो जीवन कहाँ से होगा? अब इस वायुमंडल में अगर वायु नहीं होती तो जीवन कहाँ से होता? फिर उसके बाद क्या हुआ? भाई सोच में पड़ गए। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक है लुईस पाश्चर।
लुईस पास्चर ने सपोर्ट किया किनका, फ्रांसिस रेड्डी का। तो उन्होंने क्या किया कि एक ईस्ट का घोल लिया और उसे 62 डिग्री सेल्सियस पर, उसे तापमान पर गर्म कर दिया, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो वो सब के सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। उबालने के बाद उन्होंने एक फ्लैक्स लिया और फ्लैक्स को हंस के गर्दन के आकार का मोड़ दिया और उसे काफ़ी दिनों के रखने के बाद क्या पाया कि जब हंस के गर्दन की तरह मोड़ दिया तो उसमें वायु तो जाती थी, परंतु जो इंसेक्ट थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो जार के अंदर तक नहीं पहुंच पाते थे। इससे सिद्ध हो गया कि भाई वायु तो जा रही लेकिन कोई जीवन उसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस फ्लक्स को तोड़ दिया। जब उस फ्लक्स को तोड़ दिया तो फ्लक्स को तोड़ने के बाद क्या पाया, फ्लक्स को तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि जो भी उसके अंदर जो घोल था तो उसमें छोटे छोटे कीड़े या लार्वे जो है पड़ गए। और लुईस पास्चर ने सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति कभी भी निर्जीवों से नहीं हो सकती है। अब भाई निर्जीवों के पार्टिकल्स अलग हैं, सजीवों के पार्टिकल्स अलग हैं। फिर उसके बाद चलता है लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। इसको हम अगले टॉपिक में आपको समझाते हैं कि लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है। तो जीवन की उत्पत्ति यहाँ से हुई, लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। और ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सर थेल्स। थेल्स ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, जल में हुई, क्योंकि जल में वो सारे फारेबल कंडीशन मिलते हैं जो एक जीव को चाहिए, है ना। तो अगर जाहिर सी बात है अगर जीव उत्पन्न हुआ होगा तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ होगा, जल में ही हुआ होगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, फिर आपको समझाते हैं। जय हिंद।